हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन, जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइज, आज हमारा यूनिट 8 कहां गया मेरा कर्सर, यूनिट 8 का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 8 हमारी थोड़ी लंबी यूनिट है, इसकी वीडियोस थोड़ी ज्यादा आएंगी, तो प्लीज पेशेंस बना के रखना और टर्न बाय टर्न सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना। हम हर स्लॉट में 50 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज उसे देखिए। उससे पहले आप हमारे सारे हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, माई व्हाट्सएप नंबर एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Commercialization of agriculture resulted in reduced area under cultivation of crops due to the substitution of crops. क्या ऑप्शन होगा इसका बताओ? ऑप्शन नंबर बी, फूड एंड कैश। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल पे, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलते थे? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर आ जाएगा बिफोर ब्रिटिश रूल तो वो हो जाता फिर हमारा फ्लोरिशिंग इकोनॉमी, अगर बिफोर वर्ड यहाँ पे यूज कर देते तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हाई ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? क्या सबसे हाई था कॉलोनियल पीरियड में? सबसे ज्यादा हाई था आपका IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, तो बच्चे बहुत जल्दी मर जाया करते थे। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल सिग्निफिकेंटली, जो स्विस कैनल हमारी बनी थी, स्विस कैनल हमारी स्टार्ट हुई थी 1869 स्विस नहर, जिसको हम आर्टिफिशियल नहर भी यहाँ पर बोलते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ना, उसकी कॉस्ट को क्या कर दिया था? उसने रिड्यूस कर दिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड्स अंडर द ब्रिटिश रूल? क्या इसमें से कैरेक्टरिस्टिक रोड के नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल वेदर रोड्स वर डेवलप्ड। ऑल वेदर रोड्स यहाँ पे डेवलप्ड नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर द डैश डिपॉजिट अ फिक्स सम ऑफ रेवेन्यू टू अवॉइड लूजिंग लैंड राइट्स ऑफ द जमींदार। 56 का सी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, उसमें एक फिक्स सम आपको देना पड़ता था, अगर आप नहीं दिया तो आप लैंड राइट्स वहां पे खो दोगे। 57, जमींदार यूज्ड टू एक्सप्लॉइट लैंडलेस कल्टीवेटर्स बाय चार्जिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट एंड द मेन रीजन बिहाइंड देयर सच एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड वाज। क्या था 57 का? 57 का सी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, वही आपका जो था। नेक्स्ट, इन 1850 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ब्रिटिशर्स। सबसे सारा किसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था? इन्होंने किया था रेलवेज के अंदर कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा। फिर बायस इन द इंडियन इकोनॉमी सिंस ब्रिटिश रूल। क्या चल रहा था जो ठीक से नहीं चल रहा था? लिटरेसी रेट बायस चल रहा था भैया, मेल की ज्यादा थी और फीमेल की बहुत, मेल की तो बहुत ज्यादा थी और फीमेल की बहुत कम थी, 7% भी नहीं थी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज ईयर एज लो एज कितनी थी? 32। कहीं की देखो 44 भी है, तो वो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज। क्या होगा? सी 218। तो 218 बच्चे इसमें से मरे जा रहे थे, बहुत बड़ा रेशो था। उसके परसेंटेज निकालें कितना आएगा, निकालो जरा। 218,000 इंटू 100, 21.8, यानी कि अप्रॉक्स 22% बच्चे मर रहे थे। बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ा सीवियर एक रेशियो है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन जब हुआ उसके लिए उसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इसमें से ट्रू होगी? तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन द इकोनॉमी, ये ट्रू है। 63, द कॉटन टेक्सटाइल मीन्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, नेमली। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, उन दो स्टेट में यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। सिंस कैरिड आउट एवरी है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आगे चलते हैं। Which of the following is not considered as one of the positive contributions made by the Britishers? क्या किया था पॉजिटिव कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, जो आज हम लोग शहर में बैठे हुए हैं, शहर में बैठ के भी हमें खाना मिल रहा है इतनी आसानी से, जस्ट बिकॉज कमर्शियलाइजेशन। क्योंकि हम लोग पहले कमर्शियलाइजेशन पे बिलीव करते ही नहीं थे। हम लोग क्या करते थे कि ठीक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस इतना ही, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं उसे खा रहे हैं, बस इतना ही हमारा गुजारा चल जाता है। लेकिन आज उसको बिजनेस के तौर पे देखना, उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होना, इतनी सारी चीजें, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई इस चीज के ऊपर, तो उस पर किसका रोल था? सीधा सीधा ब्रिटिशर्स का ही यहाँ पर रोल था। 66, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल
द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाइल द सर्विसेज अकाउंट फॉर नियरली सेक्टर अकाउंटेड फॉर, कितना था दोनों में, मतलब कितना कितना था भाई दोनों में, 60-60 में 10% एंड 15 to 20%. The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was generation of a large export surplus which was used to, all of the सारे थे, make payment for expenses incurred by office setup, incur expenses on war, import invisible item. जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था वो बेसिकली किस चीज के लिए यूज हो रहा था. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. कौन सा? ए. ठीक है, फर्स्ट स्टेज. अगर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है तो फर्स्ट स्टेज आपके दिखा देगी यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसे नहीं करेंगे, फर्स्ट आएगा सुन 70 आ जाओ. टाटा एयरलाइंस इनॉग्रेटेड द एविएशन सेक्टर इन द ईयर, कितना था भाई टाटा एयरलाइंस ने कब करा था? डी 1932. डैश कैनल वाज बिल्ट at a huge cost to the executor, yet it failed to complete with the railway and had to ultimately abandon. कौन सा आएगा? उड़ीसा कोस्ट. During the British rule, a few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after. किसमें थे? First World War II. Option number B. During the British rule, overall literacy rate was low as female literacy rate was. कितना था भाई ओवरऑल लिटरेसी? 73. 22% थी और फीमेल लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी, 7% से भी कम थी. इंडियाज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज मेजरली रेस्ट्रिक्टेड टू, कितना था भाई 74 का? डी ब्रिटेन. अब यहां देखो, यहां से क्वेश्चन का टाइप हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो यहां से हमारे पे क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, उसमें बताना है ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसमें होगा कि आपके दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं. ऑप्शन नंबर बी होगा दोनों स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन नंबर सी में स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है. और ऑप्शन नंबर डी में स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है. तो मैं यही देखना है इसके अंदर. तो आपके सामने दो स्टेटमेंट गिवन होंगी, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में मार्क कर लोगे. हमें पता होना चाहिए, मेन टारगेट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत. अगर ये पता होगा तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, उस पर कंक्वायर कर सकते हैं. ओके चलिए पहला क्वेश्चन आ जाओ. बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन एज हैंडीक्राफ्ट इंडिया. बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप इंडियन गुड्स वर इन द ग्रेट डिमांड इन मैनी कंट्रीज बिफोर द ब्रिटिश. बिल्कुल सही, इंडियन गुड्स की डिमांड थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले. ठीक है, जब फॉरेन इन्वेडर्स कई सारे आए थे वो काली मिर्च को बेचा उन्होंने, तो काली मिर्च से 60 टाइम मुनाफा हुआ. तो बोला भाई काली मिर्च से अगर 60 गुना मुनाफा हो रहा तो भैया इंडिया में तो बहुत खजाना है, चलो इंडिया को चल को लूटते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है. ब्रिटेन्स राइज एज एन इंडस्ट्रियल पावर वाज फाइनेंस्ड बाय प्लंडरिंग इंडिया. बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही है. ब्रिटिशर्स डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड द इंडस्ट्रियल फाइबर ऑफ दिस कंट्री एंड टर्न्ड इट फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. बिल्कुल ये गलत है, उल्टा लिख दिया उन्होंने. एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. 77. द मेन प्रोग्रेसिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम imposed by the British ruler was the जमींदारी सिस्टम. बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. The जमींदार were to function as an intermediaries between the cultivator and government. बिल्कुल, मान लो अगर ये जमींदार है, ये गवर्नमेंट है, तो ये जमींदार और ये टिलर ऑफ द सॉइल, तो बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहे थे. दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, इंडिया अर्न अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग ए ब्रिटिश रूल. बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट जा रहा था क्योंकि भैया हम रॉ मटेरियल भेजे जा रहे थे. स्टेटमेंट 2, इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ड्यूरिंग द colonial rule that led to inflow of precious metal in the Indian economy. बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं था भाई बिल्कुल भी. हम इंपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड्स का कर रहे थे यहाँ पर. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कोर्सिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. बिल्कुल सही, ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कोर्स करके डरा धमका के मार पीट के ही क्या करा था? एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज हमारे इंडिया में कराया था. आज बेशक हमारे लिए क्या है वो चीज अच्छी है, बट कहीं ना कहीं उस समय तो भाई नहीं पता था ना लोगों को, उस समय तो हमारे लिए बुरा ही थी वो सारी चीजें. स्टेटमेंट 2, द मेन एम टू इंट्रोड्यूस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज टू फीड इंडियन इंडस्ट्री बिकॉज इंडियन इंडस्ट्री वाज लैगिंग बिहाइंड. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. 80,
स्टेटमेंट 1, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एक सेकेंड, 79 का देखते हैं, एक सेकेंड। वो 79 की ये स्टेटमेंट गलत है। 80 80 में है, दोनों आपके सही है यहाँ पर। 81, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century modern industry began to take roots in the Indian economy when TISCO was incorporated in 1912। तो 81 में आपका पहला गलत है। टिस्को कब हुई थी? टिस्को हुई थी 1907 में, अभी हमने करा पिछले पहले वाले लेक्चर में। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड टू प्रोड्यूस कंजम्पशन गुड। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 2 आपकी बिल्कुल सही है। 82, इंडियाज पर कैपिटल वॉज 20, सही है। द रेट ऑफ growth in India's per capita income during the first half of the 20th century was 0.2% per annum। ये स्टेटमेंट मुझे गलत, इनकम्प्लीट लग रही है, इनकम्प्लीट है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, कोई नहीं, इग्नोर करें इन सब चीज़ों को। एक आध क्वेश्चन तो देखो भाई हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाती है, इंसान बना रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझते हो, आप CUT ऐसे बड़े लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आपको भी पता होना चाहिए। 83 का देखते हैं। स्टेटमेंट 1, with the introduction of railway the volume of export expanded but its benefit rarely accrued to Indian people। with the introduction of railways the volume of export expanded but its benefit rarely, हाँ rarely है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस तो हो रहा था बट इंडियंस के लिए बहुत कम ही फायदा दे रहा था, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस लेड टू इनफ्लो ऑफ प्रीशियस मेटल लैंडिंग। बिल्कुल गलत। 84, स्टेटमेंट 1, एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज यूज्ड टू मीट द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ऑफिस सेटअप। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया सफर्ड अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट इन कॉलोनियल पीरियड। नहीं, ट्रेड डेफिसिट तो नहीं था, ट्रेड डेफिसिट मतलब होता है जहाँ पे इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, भले ही लॉस हो रहा हूं मैं बट एक्सपोर्ट तो ज्यादा था ना हमारा। 85, because of the policy of deindustrialization pursued by British India was reduced to status of mere exporter of raw material। सही है बिल्कुल। India's leading industrial city like ढक्का, ढाका बोलते हैं इसको आप, मुर्शिदाबाद, सूरत वर कंप्लीटली रूइंड। बिल्कुल सही, ठीक है। 85 का बिल्कुल सही है दोनों ऑप्शन। 86, स्टेटमेंट 1, जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सही है बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली है। स्टेटमेंट 2, जमींदार वर गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप रेंट कलेक्टेड बाय देम। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपकी मानी जाएगी। 87 पे आ जाते हैं। सॉरी 86 में आपका ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। 87 पे आ जाएंगे। स्टेटमेंट 1, इंडियन शिप्स वर बैन फ्रॉम ब्रिटिश वाटर्स। 87 बिल्कुल सही भाई, ब्रिटिश वाटर्स बैन थे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज डिस्क्रिमिनेटरी एंड क्रशिंग ड्यूटीज ऑन गुड्स इंपोर्टेड थ्रू इंडियन शिप। बिल्कुल ये भी सही आपका है, दुनिया भर की ड्यूटीज लगा दी थी ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब। 88, स्टेटमेंट 1, इंडियन प्लानर्स gave more importance to public sector during the period 1950 to 1990। yes, 88 का पहला स्टेटमेंट को हमने सबसे ज्यादा दिया था पब्लिक को ही 1950 से 1990, और वही उन लोगों का फायदा उठाया और इसीलिए 1991 में हम लोगों को NEP क्या करना पड़ा था? लॉन्च करना पड़ा था। स्टेटमेंट 2, IPR 1956 रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर द पब्लिक सेक्टर टू बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। तो ये भी बिल्कुल सही है। 89, स्टेटमेंट 1, modernization as a planning objective requires setting up of various type of industry and advancement of technology। तो 89 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मॉडर्नाइजेशन चाहिए था भैया एक अच्छा, हमें मॉडर्न होना था, चाहे हम मशीनों के द्वारा हो या फिर अपने थॉट से ही मॉडर्न हो, यहाँ पर हमें मॉडर्न दोनों ही तरीके से यहाँ पर होना था, सोशली भी इकोनॉमिकली भी। स्टेटमेंट 2, मॉडर्नाइजेशन डज नॉट ओनली रेफर टू चेंज इन टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो अ चेंज इन सोशल आउटलुक। मैंने बोला ना भैया हमें दोनों तरीके से क्या होना था, चेंज यहाँ पर होना था। 90, लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मिनिमम साइज ऑफ लैंड। मैक्सिमम साइज था भाई, मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे? फिक्स कर सकते थे, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे रहेगी, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखो, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन अ फ्यू हैंड्स। बिल्कुल सही, मतलब किसी पे इतनी लैंड है, किसी पे इतनी लैंड है और किसी पे लैंड ही नहीं है, तो भैया इनसे इतनी लैंड लेके यहाँ ऐड कर दो,
खत्म, यही होती है लैंड सीलिंग। 91 इंडिया इज ऑफन कॉल्ड द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, आउटसोर्सिंग है भाई, इंडिया को बोला जाता था। स्टेटमेंट 2 availability of skilled manpower is one of the prime factors responsible for the status gained by India at international platform। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, मैन पावर हमें मिल जाते थे। स्टेटमेंट 1 सब्सिडी डू नॉट एड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन, भाई बर्डन तो करेंगे ही, पहला स्टेटमेंट गलत है, ऐड करता है, डू नॉट नहीं, ऐड कर देता है बर्डन। स्टेटमेंट 2 कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडी में वॉलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ये यहां पर कर सकते हैं। 93 द मेन गोल ऑफ प्लानिंग इंडिया वाज ओनली सेल्फ रिलायंस, नहीं, बहुत सारी चीजें थी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, पॉवर्टी खत्म करना, ठीक है, सेल्फ सब्सिस्टेंस होना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें थी। स्टेटमेंट 2 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड 11 फाइव प्लान इन टोटल, नहीं 17 फाइव प्लान हुए हैं, 12 टोटल फाइव प्लान हुए हैं, ठीक है। 94 द स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन can protect domestic industry in two ways by imposing high tariff and fixing quotas। तो पहला तो गलत है, सॉरी पहला सही है। स्टेटमेंट 2 इंडिया स्टेट पॉलिसी ड्यूरिंग द पीरियड 1990 मेनली फोकस ऑन इंपोर्ट प्रमोशन, नहीं, सिर्फ सिर्फ उसको प्रमोशन उसको फोकस नहीं करते थे। स्टेटमेंट 1 कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम मार्क्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। कैपिटलिज्म मार्केट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे ओनरशिप किसकी रहे, प्राइवेट की रहे। इन द केस ऑफ मिक्स इकोनॉमी देयर इज नो प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, जी नहीं ऐसा नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। मिक्स में दोनों की प्लानिंग चलती है, प्राइवेट की भी गवर्नमेंट की भी। फॉर एग्जांपल इंडिया में प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट जाओ, जो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकता है गवर्नमेंट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 96 स्टेटमेंट 1 द फिफ्थ फाइव प्लान अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, 96 का सही है भाई, बिल्कुल मिनिमम नीड्स होनी चाहिए थी फिफ्थ वाले में। स्टेटमेंट 2 दैट सेवेंथ फाइव प्लान sought to place employment at the center of development strategy, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 97 स्टेटमेंट 1 FCI procure food grain from the farmer and keep ample stock with itself to supply to consumer at cheap price through PDS, बिल्कुल तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी, फार्मर से सामान लेती थी और उन लोगों को देती थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते थे, जिसे हम बोलते हैं, जो आपके राशन शॉप होते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं। With the successful implementation of land reforms, farmers were able to achieve marketed surplus, ऐसा नहीं था, ठीक है, एकदम से नहीं हुआ था कि भाई मार्केट सरप्लस आपको मिलने लग गया हो। स्टेटमेंट 1 इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, बिल्कुल सही भाई, फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग तो बहुत सारा थी, किसी की जमीन यहाँ पर है, एक छोटी जमीन, और 2 किलोमीटर बाद छोटी जमीन यहाँ पर है, फिर 3 किलोमीटर छोटी जमीन यहाँ पर है। अब इस छोटी जमीन में ना ठीक से खेती हो पाती है, ना ट्रैक्टर चल पाते हैं, ना बैल चल पाते हैं, कुछ भी नहीं चल पाते थे, ठीक है, तो दिक्कत थी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन इज अडॉप्टेड अंडर दिस पॉलिसी, अ फार्मर इज गिवन वन कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग इक्वल इन एरिया टू हिज स्प्लिट लैंड होल्डिंग्स, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान वाज इंप्रेसिव इंडीड, कैसा था कि जो प्रोग्रेस चल रही थी आपकी इंडियन इकोनॉमी की, जो पहले 7 प्लान है बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है भाई, सही था एकदम। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्री बिकम लेस डाइवर्सिफाइड एज कंपेयर टू प्री इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 परमिट लाइसेंस राज लेड टू इंक्रीज्ड इनएफिशिएंसीज अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो क्या था, बिल्कुल पहला था। स्टेटमेंट 2 प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट टुक 2 फॉर्म्स, टैरिफ एंड कोटा, वेयर टैरिफ स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड व्हिच कैन बी इंपोर्टेड, ये आपका नहीं था। सो गाइस हमारा पार्ट 2 भी आज क्या होता है, खत्म होता है। मैंने थोड़ा सा सेशन स्पीड में लिया है क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नजदीक थे, तो जरा मैंने सेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि एक्सप्लेन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सिर्फ उसके आंसर देखने हैं, हाँ इसका ये आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, बस आपको देखना है कि हाँ ठीक है इसमें ये है ये है ये है, बस दैट्स इट। ओके, सो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।